हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ऐसी पाठशाला जहां पर सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आ रही हूं आपके क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी पूरक पुस्तिका है बुक, जो कृतिका भाग 2, उसी का द्वितीय अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि किस तरीके से मधु कांकरिया जी ने गैंगटॉक की यात्रा की, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से आगे हिमालय के क्षेत्रों की यात्रा करी और उसका पूरा यात्रा वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। कहाँ कहाँ पर वो रुकी, कहाँ उनको बर्फ़ मिली, क्या था, किन लोगों से मिली, किन से ज़्यादा प्रभावित हुई, ये सभी कुछ इस पाठ के अंदर उन्होंने हमको बताया है। अब इसी पाठ के कुछ पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, तो वो लगभग आपके 16 क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। अब गंतोक एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की सुंदरता तो मनोहर है ही, तो लेखिका को उसने किस तरीके से सम्मोहित किया, जैसा कि पाठ में अब खुद लेखिका ने इस बात को ही पूरा क्लियर किया है कि वो किस तरीके से उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया। देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। अब एक्चुअली क्या होता है, ये शून्य से व्याप्त होने की जो कंडीशन होती है वो होती है जहाँ हमें बहुत सुकून और शांति मिलती है। ऐसी जगह जहाँ इतना पीस है कि हमको ना कहीं जाने की जल्दी है, ना कुछ करने की, ना कुछ पाने की। तो हमारी जो लेखिका मधु कांकरिया हैं, वो एक भागदौड़ भरी जिंदगी से पहुंची थी गैंगटॉक, और वहां पर उन्होंने क्या देखा, ऐसा वातावरण जिसको देखकर वो पूरी तरीके से सम्मोहित हो गई। सम्मोहन का मतलब क्या होता है, उन्हीं वादियों में, उन्हीं सब चीज़ों में खो जाना पूरी तरीके से, तो उसी कंडीशन को सम्मोहन कहा जाता है। तो ऐसा ही सम्मोहन उनको हुआ था। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अब क्यों ऐसा बोला गया, देखिए इसमें पहला रीज़न है पहाड़ी क्षेत्र है। हम लोग देखिए रहते हैं समतल एरिया में, लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमको देख रहे होंगे जो कि माउंटेन रीजन से होंगे, तो वो लोगों के लिए हर एक चीज़ पाना करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर उन्होंने घर बना के रहा, अब पानी की सप्लाई, नदी नीचे बह रही है तो अब उन्हें पानी अपने तक लेकर आना है। कहीं अगर जाना है तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें जुटानी पड़ती हैं, जो आपके पास पशु पक्षी होते हैं उनके लिए। अब इसके अलावा क्यों बोला गया, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी औरतों को सड़क चौड़ा करते हुए देखा था। वो औरतें जो घर का काम कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, उसके बावजूद भी वो इतना डिफ़िकल्ट और डेंजर वर्क कर रही हैं रास्तों को चौड़ा करने के लिए। इसीलिए उन्होंने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। देखिए क्या, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बनाया है। अब मतलब क्या, वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने ही अपनी मेहनत से उसको सुंदरता प्रदान की है। क्यों सुंदरता, भाई पहाड़ी क्षेत्र, भाई पहले आप एक कल्पना ऐसे करिए, ना वहाँ रास्ते थे, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, पर्यटन ही नहीं था वहाँ पर। जब रास्ते नहीं थे तो लोग नहीं जाते थे, पर्यटन नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों ने ही मेहनत करके वहाँ पे रास्ते बनाना, सब कुछ सुंदर, और वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को बनाए रखा, इसीलिए वो सुरम्य है, यानी कि सुंदर है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो अब देखिए क्यों कहा गया। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जितना भी चीज़ें हैं उनको सुंदर बनाने का काम वहाँ के लोगों द्वारा ही संपन्न किया गया। अब सुंदरता मेहनत से ही आती है। नेक्स्ट है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जब कोई बौद्ध मताधीश जो है
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। और जब कुछ शुभ कार्य होता है, अच्छी खबर होती है, तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। यही हमने पाठ में पढ़ा था ना। तो देखिए क्या है, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। बुद्धिस्ट मतलब भाई जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो लोग अलग होते हैं, लेकिन जो उनमें भी उच्च होते हैं, जो बुद्ध मठ होते हैं, उनके जो मताधीश होते हैं, जो सबसे सर्वोच्च पद पर होते हैं, उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती। ध्यान रखिए, सिर्फ सफेद पताकाएं नहीं, उन पे मंत्र लिखे रहते हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती। ये नहीं कि भाई मृत्यु को चलो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, सवा महीना हो गया, उतार दे, नहीं। वो जो फहरे हैं वहाँ की कंडीशंस, वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगी, उनको उतारते नहीं है। ये तो हो गया श्वेत पताकाएं। अब आते हैं रंगीन पताकाएं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती। आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, आपके यहाँ कुछ कोई गुड न्यूज़ है, किसी की शादी हो गई है, किसी के यहाँ बहुत सालों बाद बच्चे हुए, कोई भी अच्छा शुभ कार्य हुआ तो उस पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, लिखी। तो देखिए, उनके साथ जो उनकी सहयात्री थी वो थी मणि, और उनके ड्राइवर प्लस गाइड थे जितेन नार्गे। ध्यान रखिएगा, ड्राइवर और गाइड दोनों ही कौन थे? जितेन नार्गे। तो अब चूंकि जाहिर सी बात है वो वहां के स्थानों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तभी हमारी लेखिका को बता भी रहे हैं। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, कहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई, कहाँ गुरु नानक जी के द्वारा चावल बिखराए गए, उनके पद चिन्ह हैं, कौन से देवताओं का स्थल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। देखिए क्या है, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहां के जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार दी। अब देखिए, बहुत सारी जानकारियां दी हैं, तो हम पैरा में लिखें उससे अच्छा पॉइंट्स में लिख दें तो एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान होगा। और नीट एंड क्लीन वर्क आप भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सिक्किम में गंगटोक से लेकर यूथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। दूसरा है, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुभ होने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। मैंने आपको बताया था भी एक्सप्लेनेशन में, याद होगा, आपकी पुरानी फिल्म है गाइड जिनमें देवानंद जी की फिल्म है, वो कहाँ पर हुई थी? कवि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग पे। यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं पे उन्होंने बताया था ना, गोल, जैसे मम्मी लोग के आप लोग बेलन देखते हो ना, छोटे छोटे से बेलन होते हैं, सर्कल में पतले, साइड साइड में पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। प्रेयर व्हील ऐसे होता है, बहुत चौड़ा होता है और वो एक डंडे से फंसा रहता है ऐसे करके सर्कल, और ऐसे घुमाने से जो है ना, कहते हैं कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आपने मूवीज़ में, हमने पहले बताया था कि आप बहुत सी मूवीज़ में देखेंगे उस प्रेयर व्हील्स को। यह धर्म चक्र था, पेवेलिस को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाव बहुत सुंदर जगह है जिसे उन्होंने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत ही सुंदर जगह है, और हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड अगर किसी को कहें तो वो है कटाव। यूथोंग की घाटियों के बारे में बताया गया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज सजी है। भाई हर फूलों को निकलने का वहाँ मौसम होता है, और वहाँ की वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अब कुछ ऐसा टाइम आने वाला था जब पूरी वादियाँ फूलों से लद जाएंगी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। लॉन्गस्ट्रॉन्ग में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? अब उन्होंने ये बात क्यों बोली कि कहीं पे भी हम जाएं लेकिन पूरी भारत की आत्मा एक ही है। देखिए, भारत में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये चीज़ कही। ऐसा उन्होंने क्यों कहा?
लॉन्ग स्ट्रॉन्ग में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला यह धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र। इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी यही धारणा है। अब गंगा के विषय में क्या धारणा है कि गंगा में आप स्नान कर लो तो यहाँ पर सभी लोगों के पाप धुल जाते हैं। आप देखिए, चीजें अलग हैं लेकिन मान्यता यही है कि ये करने से आपके पाप धुल जाते हैं। ये भारत में सब अलग अलग धर्मों के अलग लोग हैं और अलग अलग चीजों से मांगते हैं, लेकिन सोच एक ही रहे कि पापों के धुल जाने से है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारे वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। मतलब मानना है, आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जहां पे दिया जाएगा कि ये करने से आपके पाप धुल जाएंगे, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। प्रश्न संख्या 6 है, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। अब जितेन नारगे यहाँ ड्राइवर कम गाइड की भूमिका निभा रहे थे। अब उन्होंने गैंगटॉक, उसके आगे हिमालय क्षेत्र, जहाँ जहाँ हमारी लेखिका गई उसके बारे में उन्होंने सभी कुछ वहाँ पर डिटेल से बताया ना। तो क्या वो एक अच्छे गाइड थे, ये आपको बताना है। फिर दूसरा वो पूछ रहा है कि एक अच्छे गाइड के क्या गुण होने चाहिए, ये चीज बताई गई है। तो देखिए क्या, जितेन नारगे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिनों पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। देखिए, गाइड वही व्यक्ति बन सकता है जिस क्षेत्र की वो जानकारी अच्छी तरीके से रखता है। हिस्ट्री जानता हो, वैज्ञानिक जानता हो, प्राकृतिक जानता हो, सुरम्यता जानता हो, ये जो कोई भी जानता होगा वो एक कुशल गाइड बन सकता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में गाइड बनने के लिए उसकी हिस्ट्री का पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जो जितेन के पास में था। क्षेत्र से सुपरिचित था, वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित थे। यानी कि एक गाइड के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सब ही उसके अंदर थे। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नारगे में सम्यक रूप से थी। यानी कि कोई भी गाइड, जैसे मैंने बताया कि वो ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक सारी तरह की जानकारी होनी चाहिए जो जितेन नारगे के अंदर थी। गाइड के साथ साथ नारगे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। अब देखिए भाई, अगर हम एक ड्राइवर और एक गाइड करें तो क्या होगा, गाइड बार बार इंस्ट्रक्शन देगा, नहीं यहाँ रुको, यहाँ पे ये है, यहाँ पे रुको, यहाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी खूबी थी कि उसे पता था कि हमें कहाँ पर रुकना है। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती थी। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे मैडम, यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो बोलते ना, एक वाक्पटुता व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सके, यानी कि अपने शब्दों से वो प्रभावित कर सके और जो चीजें हैं उसको मानने के लिए यकीन कर सके। तो ये वाक्पटुता अगर जिस व्यक्ति के अंदर है तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है। और गाइड के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर को अपने हिसाब से सारी चीजें मानने के लिए मजबूर करे। और ये चीज उसने करी भी कि हाँ, बताया प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। अब पाप धुले चाहे ना धुले, लेकिन सामने वाले को उसने कन्विंस कर लिया कि ये ऐसा होता है। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। तो ये जब वो औरतें जब पत्थर तोड़ रही थी और जो संवेदनशीलता हमारी लेखिका के अंदर जागी वो नारगे के अंदर थी, इसीलिए उसने वो कहानी बताई कि यहाँ के बच्चे इतनी दूर चल चल के स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके अपनी माँ के कामों में हाथ बटाते हैं, औरतें यहाँ पर कितना कठिन जीवन जीती हैं, खतरे भरे काम करती हैं, ये सभी कुछ बताया। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। तो मैंने बताया ना, वाक्पटुता के साथ साथ वो आत्मीय संबंध बनाने का गुण भी उसके अंदर था। कुशल गाइड वाक्पटु होता है और वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है।
पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नारगिल उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। तो वाक्पटुता है, तो ये चीज उसने बताई भी, जो उसने पताकाओं 108 श्वेत पताकाओं, रंगीन पताकाओं के बारे में हमारी लेखिका को बताकर ये चीज साबित भी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वो हिमालय की जो जो चीजें पल पल बदलते प्राकृतिक दृश्य हों, झरने हों, सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो था, वो जो भी चित्र उन्होंने खींचकर अपने बुक में प्रस्तुत किया है उसे अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियां गहराती पाताल नापने लगती, यानी गहरी होते होते बहुत ही डीप हो जाती। पाताल नापने का मतलब क्या है, भाई पहाड़ ऊंचा हो गया तो घाटियां तो और ज्यादा डीप हो ही जाएंगी। वादियां चौड़ी होने लगी, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए से नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई नजर आती है। जल प्रताप जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाती सी निकलती है। तो जल प्रताप अर्थात झरने जो हैं वो पत्थरों पे गिरते हैं और उन पत्थरों के बीच से पतली पतली सी धाराएं होकर निकलती हैं, तो मन को मोह लेती हैं। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। तो समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि भाई पहाड़ों में बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है तो परिदृश्य भी चेंज होते हैं। ये सारी चीजें थी। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से झरने थे, प्राकृतिक दृश्य थे, सभी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। अब आप कभी पहाड़ों पर जाओ ना तो आपको एहसास होता है कि नहीं हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सब कुछ है। आप पहाड़ों में जाओ, आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ विशालता के जो पैमाने खड़े हैं उनके आगे हम बेबस हैं। तो वही चीज हुई कि उस प्रकृति के अनंत और विशाल स्वरूप को देखकर लेखिका ने कैसा महसूस किया, आपको बताना है। लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने ही भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिषिप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुने जैसा आभास हो रहा था। कहने का तात्पर्य क्या है, आपने पुरानी पिक्चरों में या मैथोलॉजिकल मूवीज में देखा होगा कि जो राजकुमारियां होती हैं वो नदी किनारे पत्थर पर बैठी हैं, शांति से गाना गा रही हैं और कहीं एकदम खोई हुई हैं। तो हमारी लेखिका भी कुछ इसी तरीके से हो गई। वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास वहाँ क्या आ गई, वहाँ आकर बैठ गई। बैठकर वहाँ पर वो अपना सब कुछ, अपने अंदर की सारी ताम्र वृत्तियाँ, अपनी सारी बुराइयाँ जो हैं उस झरने में बैठा हुआ उनको प्रतीत हो रहा था। तो उन्हें ये लगा कि ये विशालता के आगे मैं तो बहुत ही तुच्छ सी हूँ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहे और इस झरने को की पुकार सुनती रहे। तो उनको लगा कि वो हमेशा के लिए इसी शांत वातावरण में बैठी रहें और एकदम इस पूरे माहौल का, पूरे परिदृश्य का, हर एक चीज का फायदा उठाती रहें, इसी में डूबी रहें। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग एसी रूम्स में बैठे हैं, गर्मी से छुटकारा है, चलो भैया बहुत सुकून है, लेकिन नहीं, प्राकृतिक दृश्य में जो आनंद है वो चलायमान प्राकृतिक सौंदर्य। चलायमान प्राकृतिक सौंदर्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो पल पल बदल रहा है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बादल है, कभी बर्फ है, कभी हवा नहीं तो कभी हवा है, कभी तो ये सारी चीजें जो है ना हमेशा बदल रही, इसलिए इनको चलायमान बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए। अब जब वो पहाड़ों पर थी तो सारा प्राकृतिक दृश्य उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत सुंदर था।
तो क्या चीज़ थी जो उन्हें अंदर तक हिला कर रख दी? तो वो क्या था? वहाँ पर औरतों के पीठ पर लदे बच्चे थे, जो औरतें थीं जो इतने सुंदर में भी इतनी गरीबी और मुफलिसी का जीवन जी रही थीं और इतने कठिन कार्य और इतने खतरे भरे कार्य को अंजाम दे रही थीं, जो सड़क चौड़ा करने का काम कर रही थीं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमांगली पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनकी हाथों में कुदाल हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको यानी कि बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। मतलब किसी किसी के बच्चे भाई छोटे होते हैं, बड़े हैं तो घर में रहेंगे, छोटे हैं जो नहीं रह सकते वो अब बड़ी बड़ी टोकरियों में अपने बच्चों को लाद कर ले आती थी। यह विचार उनके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों, झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। यानी कि इतनी सुंदरता है लेकिन उसके बीच भी बहुत से लोग जो हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए कितने कठिन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो वो एक सौंदर्य जो उनके मन में बसा था वो धीरे धीरे अब वहाँ के लोगों के लिए दया भाव, उनकी तकलीफ वो अपने मन में महसूस करने लगी थी। प्रश्न संख्या 10 है, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। अब देखिए क्या है, सैलानियों को किसी भी क्षेत्र में अगर हम जा रहे हैं तो जो लोग वहाँ पर आए हैं, जैसे हम हैं, हम पर्यटक हैं, हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, सुंदरता है, सब चीज़ का उठाने के लिए हमें कौन कौन लोग सहयोग करते हैं। तो देखिए क्या है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय है। ये लोग जो हैं वो हेल्प करते हैं और बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्या है, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, वो लोग जो वहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कोई भी भाई पर्यटन स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, पानी है, रहने की जगह है, बिजली है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जिस पर्यटन स्थल को हम देखने जा रहे हैं उसके साफ सफाई, स्वच्छता, सुंदरता को बनाए रखने का काम भी सरकार द्वारा संपन्न किया जाता है। तो वो सरकारी लोग सराहनीय है। दूसरा है, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं, जैसे कि जितेंद्र नार्गे। वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। जब हम कहीं जाएं तो वहाँ के लोगों से अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। हम जब यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो एक इंजॉयमेंट का जो टाइम बनाकर रखते हैं वो ज़्यादा अच्छा, वो लोग भी काफ़ी सहयोग करते हैं हमारे पूरी यात्रा को सुंदर बनाए रखने में। प्रश्न संख्या 11 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता को देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। ये जो वक्तव्य बोला गया है कि कितना कम लेकर कितना ज़्यादा लौटा देती हैं, ये उन औरतों के बारे में बोला गया है कि वो हमसे कुछ बहुत ही हल्का सा मेहनताना लेती है और हमारे लिए कितनी सुविधाओं का निर्माण करती है। भाई सड़क चौड़ा करना, हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते हैं, वहाँ पर आसानी से जा पाएँ, इसके लिए उन्होंने सड़कें चौड़ी की हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत ही कम मेहनताना मिलता है। ये हुआ। तो इसी तरीके से देश की प्रगति के लिए आम जनता किस तरीके से सहयोग करती है ये बताएंगे। किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली, यानी कि हम बहुत सारा सहयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं, आप भी देश की प्रगति में इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग रहते हैं। अपनी यूथों की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
जिसका सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उठाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो मैंने बताया ना, वो औरतें कितना ज्यादा देश की प्रगति, क्योंकि भाई वो किसी देश के एक ऐसे क्षेत्र में लोगों के आने जाने की व्यवस्था कर रही हैं कि जहां पर आसानी से हम आ जा, लोगों का पर्यटन बढ़ सके, वहां के लोग सुंदरता देख सकें। भाई लोग घूमेंगे तो सरकार को भी तो फायदा होगा कि नहीं होगा, देश की प्रगति होगी। उसी तरीके से आम जनता, जैसे यहाँ पर मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, फेरी वाले हैं, किसान हैं, सभी के अपने हद पे जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं देश की प्रगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका है। देखिए यहाँ पर पर्यावरण को लेकर भी थोड़ी चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि जब हमारी इस जो लेखिका हैं सॉरी, वो बर्फ देखने की बड़ी इच्छुक थी, लेकिन यूथोंग पहुंचती हैं तो वहां उनको बर्फ नहीं मिलती। तो पता चला कि यहाँ पर प्रदूषण के कारण अब बर्फ पड़ना बंद हो गई। उन्होंने बोला आगे आप कटाव जाओगे तो वहां पर उनको मिलेगा, और कटाव में उनको बर्फ मिलती भी है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वही चीज यहाँ क्वेश्चन में पूछी गई है, खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या भूमिका है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। देखिए आप लोग आजकल बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड की खबर सुनते हैं ना, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो पहाड़ों को बांध के रखती हैं। अगर हम पेड़ काट देंगे तो जाहिर सी बात है पहाड़ ढीले हो जाएंगे, तो वो लैंडस्लाइड होगा ही, जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ठीक है, जो नदियां हैं उनको हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उनमें आ रहा है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधाओं के नाम पे पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। हमारी ही मिस्टेक है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इतना सारी चीजें हो रही हैं। अब इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो खिलवाड़ हो रहा है इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। जो पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं उन्हें कटने मत दीजिए, क्योंकि उनकी जड़ें ही हमारी पृथ्वी को संभाले हुई हैं, ध्यान रखिए। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ आप खुद भी लगाएं और दूसरों को भी बोलें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। देखिए आजकल क्या होता है, एक ही ऑफिस में एक ही कॉलोनी से 4-4, 5-5 लोग जाते हैं। कारपूलिंग कीजिए, एक दिन आपकी गाड़ी जाएगी, दूसरे दिन उनकी जाएगी, तीसरे दिन उनकी जाएगी। भाई एक गाड़ी में 5 लोग तो आ ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से गाड़ी जहां 5 जा रही हैं वहां सिर्फ 1 जाएगी, तो इस तरीके से काफ़ी हद तक पोल्यूशन में कमी आएगी। बेकार में गाड़ियां लेकर मत निकलिए। सब्जी जाना है पैदल जाइए, पैदल जाने से सेहत भी बनेगी, पोल्यूशन भी कम होगा। पॉलीथीन अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। पॉलीथीन एक मतलब समझ लीजिए ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, उसका इस्तेमाल हमें करना ही नहीं चाहिए। और नदियों को तो भाई हमारा शुद्ध पीने जल इन्हीं नदियों से मिलता है, तो इनको भी हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। तो जैसे मैंने बताया ना कि आप सिर्फ हम यहीं की बात नहीं करेंगे, आप अभी अपने जिस भी रीजन में आप रहते हो, जो भी वेदर है, आप देखो कितनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। जब गर्मियां पड़नी चाहिए तो गर्मी नहीं पड़ती, जब ठंड पड़नी चाहिए ठंड नहीं पड़ती। एक्सट्रीम वेदर में होता है बारिश कितनी होगी नहीं होगी, होगी तो इतनी भयानक होगी कि मत पूछो। तो ये कंडीशंस हो रही हैं। इसके वही चीज़ यहाँ पे पूछा है। एक तो उन्होंने स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया, तो इसी के कारण प्रदूषण के कारण और क्या क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या है,
लेखिका को उम्मीद थी कि लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। तो ये जो बर्फ वाली कंडीशन है ना, हम भी रिसेंटली अभी बताएंगे कि हम भी गए थे पर्वतीय स्थलों पर घूमने के लिए। तो हमें ये उम्मीद थी कि हम जनवरी में फेब में गए हम, तो हमें ये लगा कि थोड़ा सा ऊपर जाके हमें बर्फ़ मिलेगी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ बर्फ़ बहुत ही कम पड़ी थी। फिर और बर्फ़ देखने के लिए हमें और ऊपर जो है 2 किलोमीटर और थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा, तब कहीं जाकर हमको बर्फ़ मिली। तो ये रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ है। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि आप भी अपने आसपास या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ प्रदूषण के कारण चेंजेस हो रहे हैं, ये आप खुद महसूस कर सकते हो। तो वही लेखिका को बर्फ़ देखने के लिए 500 मीटर ऊपर जाना पड़ा था। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। अब देखिए, हमारी नदियों में पानी आता कहाँ है? ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर क्या है? जमे हुए पहाड़ हैं। अब अगर बर्फ ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि गर्मियों में नदियों में पानी नहीं होगा, बहुत ही पतली धारा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। फिर है परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है, पानी के लिए नहीं मिल रहा है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में एक ऐसा टाइम आता है कि वहाँ बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं, इतना जो है हवा में पोल्यूशन हो जाता है, होता है ना। तो ये प्रदूषण के कारण ही हो रहा है कि हमारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर है, अस्थमा है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट आजकल हॉस्पिटल में भरमार के तौर पर आ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, हमें तो आजकल नींद नहीं आती है, कोई कुछ बोल रहा है सुनाई नहीं। अब भाई इतना ज़्यादा अगर हम ट्रैफिक की आवाज़ इतना हाई पिच पे सुनेंगे तो धीमी आवाज़ हमारे कान में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, जाएगी ही नहीं, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण। नेक्स्ट है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करिए। कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा गया, ये बताया गया है, लेकिन वो अभी वहां पर एक भी दुकान नहीं है। तो वहां दुकान ना होना वरदान ये है कि उसको अभी पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही वहां पर पर्यटन शुरू होगा पोल्यूशन बढ़ जाएगा, दुकानें रहेंगी, पॉलीथीन आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कूड़े करकट के रूप में फैलेंगी, गाड़ियां आएंगी, धुआं होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी पोल्यूशन हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया, यहाँ दुकान नहीं है, अर्थात यहाँ पर पर्यटन नहीं है, अभी लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, और ये कटाव के लिए वरदान है। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसीलिए कटाव में दुकान ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता भी है। भाई हमें सुंदरता चाहिए। अब गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है, ठीक है, हम अपनी अगर हम कहीं एसी गाड़ियों से निकले हैं तो अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए हम छांव की जगह ढूंढते हैं। छांव कहाँ होगी? पेड़ों के नीचे होगी। लेकिन जब हम पेड़ों को ही काटेंगे और गर्मियों में हम पेड़ों की ही चाहत करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको जिस चीज़ की चाहत है पहले उसे आपको संजोना पड़ेगा, तब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि हम अगर सुंदरता देखकर प्रसन्न होते हैं तो उसी सुंदरता को बिगाड़ने वाले भी हम ही होते हैं। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन ना कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को जहां तहां फेंक सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता है। अब देखिए, सही बात है, हम कहीं पे भी जाएं, चिप्स के पैकेट डाल दिए, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी, उनकी बॉटल्स फेंक दी, टटर फेंक दिया, फल ले गए, उनके छिलके फेंक दिए। भाई छिलके तो चलो ऐसा है कि खाद बन जाएंगे पेड़ों में,
पॉलिथीन, टेट्राब्रैक और ये जो आपकी बॉटल्स होती है, वाटर पानी की बॉटल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें तो कहीं नहीं जाएंगी ना, वो तो सारा कूड़ा वहाँ इकट्ठा कर देती है, तो सुंदरता नष्ट हो जाती है। कटाव में दुकान ना होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही, वैसे ही कटाव की भी सुंदरता मटमैली हो जाएगी। तो इसीलिए कटाव पर दुकान ना होना ये उस क्षेत्र के लिए वरदान बताया गया है। क्योंकि वो अभी तक प्रदूषण से अलग रहा है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करी है? कैसे करी है? ठंड में बर्फ के रूप में वो जम जाती है और सारी गर्मियों में वो पिघल पिघल कर नदियों में पानी हमें देती है। कितना सुंदर जल संचय जो है वो प्रकृति द्वारा हमारे लिए किया गया है। प्रकृति में जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है, यानी कि जल इकट्ठा करती है वहां पर बर्फ के रूप में जम के। हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार से जल स्तंभ है, यानी कि जल से भरे हुए हैं वो, जो गर्मियों में जलधारा बन करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। और गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है तब वही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, नदियों में उन्हीं बर्फ का पानी आता है और हमारी प्यास बुझती है। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संस्थान के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई भी करती है। तो सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझा रही है, हमारी खेती में भी बहुत हेल्प कर रही है, पानी दे रही है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर में जल वाष्प बादल के रूप में मरते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। अब जब ये नदी निकली पहाड़ों से बर्फ के रूप में बहती हुई, हमारा प्यास बुझाई, हमारे सारे जरूरतों को पूरा की, हमारे खेती को पानी दिया, पेड़ पौधों को पानी दिया, करने के बाद अंत में जाकर सागर मिल गए। सागर से वो क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ वहां से, और फिर वो बादल बने। मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हुई तो पर्वतों में वही बादल जाकर क्या कर दिया, उन्होंने बर्फ के रूप में फिर से जम गए। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचय तथा वितरण की व्यवस्था करी है। मतलब इतना बढ़िया जल इकट्ठा करना और सभी को समान रूप से जल देने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रश्न संख्या 16, ये हमारी आखिरी प्रश्न है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? हमारे देश की सीमा अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम वेदर्स में है, जहां पहाड़ों में आप हिमालय के साइड में जाओगे बहुत ज़्यादा -50, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। रेगिस्तान में जाओगे आपका 50 डिग्री आपका टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। जहाँ एक जगह माइनस में है वहाँ पर 50 में है। तो देखिए एक जगह इतना ठंडा इतना गर्मी। आप आ जाओ कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर समुद्र में भी वही हाल है, तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो हमारे फौजी जो बॉर्डर्स पे इतनी ज़्यादा हमारे लिए ऐसे कंडीशंस को, तकलीफ़ों को सह रहे हैं और हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अत्यंत कठिन है। हमसे बोला जाए 1 डिग्री टेम्परेचर में रहो, -1 में रहो, वो लोग तो -45 में रहते हैं। हमारे लिए 1 डिग्री टेम्परेचर में रहना मुश्किल हो जाता है। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी जमकर तैनात रहते हैं। इस तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो अब देखिए कहाँ, एक बार जहां माइनस में है वहीं बहुत ही भयंकर गर्मी में भी हाँफते हुए पहरा देते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें। उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने। उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें और उन्हें निराशा से बचाएं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि इस इतनी ऐसी भयंकर कंडीशंस में वो लोग जहां हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य उन फौजियों को रखता है कि हम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके जो परिवार हैं उनको हम
का किसी तरह की कमी नहीं होने दें। इस तरीके से हम उन फौजियों को कम से कम थोड़ा चिंताओं से तो दूर रख सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ इतनी दूर बॉर्डर पे कर रहे हैं तो हमारे परिवार की देखभाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, उन परिवार वालों की मदद कर सकते हैं। फौजियों की इसी से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से देखा आपने ना कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह हमें आपके आसपास अगर कोई भी इस तरीके से आर्मी पर्सन है, नेवी पर्सन है, एयरफोर्स पर्सन है जो हमारे देश पे बॉर्डर में किसी भी तरीके से कार्यरत है, तो उनकी आप ऐसे हेल्प कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपने इस सेकेंड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी का NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, उनमें वो क्वेश्चंस आएंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं मगर इसी पार्ट से संबंधित रहेंगे और जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही पूछे जाएंगे। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आंसर्स बनाना उतना आसान हो जाएगा। तो इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर बने रहिए और अपनी सक्सेस को पक्का कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।